फाइन। एज फार एज द इकोलॉजी इज कंसर्न, मैंने आपको 4 लेवल पर इकोलॉजी पढ़ना बताया। द फर्स्ट वन वाज 4, व्हाट वर द 4 लेवल्स? एनीवन व्हाट वर द 4 लेवल्स? गलतीज, किन 4 लेवल्स पर हमने इकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया था? ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, जोर से, पॉपुलेशन। जोर से। ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी परफेक्ट। एंड कौन बायो। बोला? वैभव। वैभव, ओके। ऐसे समझिए बच्चों कि सबसे पहले मैंने आपको ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी बताया, क्योंकि हायरार्की लेवल पर ऑर्गेनिज्म से बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बनता है बायोम। मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर जो अपलोड किए उसमें एक रिपीटर बैच का भी मैं अपलोड किया हूं शायद, जिसमें आपको और बेटर ढंग से थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल उसमें और एक बेटर दिया। तो सबसे पहले हायरार्की लेवल पर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म सबसे बॉटम मोस्ट, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन जिसमें सेम टाइप की स्पीशीज होती है, पॉपुलेशन से एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो कम्युनिटी, कम्युनिटी से एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो बायो, एंड दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। एज फार एज इकोलॉजी इज कंसर्न, तो इकोलॉजी में बताया जाता है द स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। परफेक्ट। और वहीं यदि मैं इकोस्फीयर की बात करता हूं तो इकोस्फीयर में आते हैं 2 जोन्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बींग्स, जहां पर 2 लिविंग बींग इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो मैक्सिमम कहां हो सकता है? तो एक्वेटिक सिस्टम में हो सकता है, टेरेस्ट्रियल पर हो सकता है, और आई शुड से इन एटमॉस्फेयर पे हो सकता है। So atmosphere, lithosphere and hydrosphere, together it is called as biosphere because it is the zone of interaction between 2 living beings, so called as biosphere. Perfect. उसके बाद पेज नंबर 220 पर मैंने कुछ मेजर बायोम्स ऑफ एट ग्लोबल लेवल और मेजर बायोम्स एट इंडिया लेवल, मैंने आपको दोनों मेजर बायोम्स बताए। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्कटिक, अल्पाइन, कोनिफेरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड, डेजर्ट। इसमें केवल एक डेजर्ट ऐसा है, केवल डेजर्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। दैट मींस इट इज कॉमन इन एट ग्लोबल लेवल आल्सो एंड इन इंडिया लेवल आल्सो। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं कॉमन है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ इंडिया एंड एट ग्लोबल लेवल। फिर आते हैं कुछ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की बात। तो बायोटिक फैक्टर्स की जहां तक बात हम करते हैं तो बायोटिक फैक्टर्स में होते हैं प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट कंज्यूमर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ये जितने भी ट्रॉफिक लेवल होते हैं किसी भी पिरामिड भी हम पढ़ेंगे आगे, किसी भी पिरामिड के दोस ट्रॉफिक लेवल्स आर नोन एज देयर बायोटिक फैक्टर्स। बट अबायोटिक फैक्टर्स more or less it is also same but may vary with the habitat. एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो थोड़ा अलग हो सकता है, लेक वाटर इकोसिस्टम में तो थोड़ा अलग हो सकता है, पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में तो थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ पर एक और वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों थोड़ा सा, कि डू यू नो लेंटिक एंड लोटिक वाटर कम्युनिटीज? एनी वन ऑफ यू? लेंटिक वाटर कम्युनिटीज एंड लोटिक वाटर कम्युनिटीज, एनी वन ऑफ यू? इफ नॉट, नो प्रॉब्लम। लेंटिक वाटर कम्युनिटीज मतलब ऐसी आई शुड से ऐसी कम्युनिटीज विच आर इन स्टैंडिंग वाटर, विच इज स्टेगनेंट वाटर, जहां पर पानी जमा हुआ है, ऐसी किसी भी कम्युनिटी को आप कहते हैं लेंटिक वाटर कम्युनिटी, और बहते हुए पानी को आप कहते हैं कहीं पे लोटिक वाटर कम्युनिटी। लेंटिक वाटर कम्युनिटी एंड लोटिक वाटर कम्युनिटी। तो लेंटिक और लोटिक में फर्क ये हुआ कि एक स्टेगनेंट वाटर है, एक रनिंग वाटर। तो दोनों की कम्युनिटीज में फर्क हो सकता है, दोनों के बायोटिक फैक्टर्स में फर्क हो सकता है, इनफैक्ट दोनों के अबायोटिक फैक्टर्स में भी फर्क हो सकता है, क्योंकि रनिंग वाटर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टेगनेंट वाटर। रनिंग वाटर में प्रोड्यूसर्स कंपैरेटिवली कम होंगे एज कंपेयर टू लोटिक वाटर, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू लोटिक वाटर, मतलब रनिंग वाटर में कम होंगे और स्टेगनेंट वाटर में ज्यादा होंगे। इसलिए स्टेगनेंट वाटर के पॉल्यूट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रनिंग। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, बट एनसीईआरटी में कहीं पेन चला लीजिए, लेंटिक मींस स्टेगनेंट, लोटिक मींस रनिंग। ओके, चलिए रहा सवाल मेजर अबायोटिक फैक्टर्स का। तो टेम्परेचर हमने देखा था कि टेम्परेचर इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, और ठीक भी है,
प्लेन से माउंटेन की तरफ डिक्रीज होता जाता है, दैट वी एग्री। और फिर यहां पर आपको बताया गया था कि इट इज अ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन कनाडा एंड जर्मनी। इस तरह से अलग अलग आपको बताया गया था कि टेम्परेचर के हिसाब से कहां कहां पर कैसी कैसी स्पीशीज मिलती। कारण ये है कि सम स्पीशीज आर यूरिथर्मल, सब आर स्टीनोथर्मल एंड सम आर मीसोथर्मल। फिर आती है बात वाटर की और लाइट की। तो वाटर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि दोज हु आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उनको वाटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो। भाई वाटर की क्वालिटी, वाटर का पीएच, ये भी उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। तो सैलिनिटी बेस बताया गया कि फ्रेश वाटर में शायद लेस देन 5 ppm। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सी वाटर में 30-35, और यदि कुछ हाइपरसलाइन लगून्स में आप जाते हैं तो मोर देन 100% सैलिनिटी में पाई जाए। तो ये भी मैटर करता है कि वहां पर उनकी स्पीशीज किस टाइप से मिलेगी। यदि सैलिनिटी है तो किस टाइप का मिलेगा, क्योंकि जितने भी अपने नारियल वाले पाम ट्रीज और ये सब होते हैं, ये आपको उस सलाइन वाटर में ज्यादा मिलते हैं, है ना। ये फ्रेश वाटर वाले प्लांट नहीं है, अदरवाइज हमारे यहाँ भी लग गए होते। इनको सैलिनिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये हाइपरसलाइन इसमें लगने वाले होते। एनीवे, फिर मैंने आपको बताया उसके बेस पर यूरिहेलाइन, स्टीनोहेलाइन और मीजोहेलाइन। फिर लाइट के बेस पर बताया कि लाइट जो है, सन इज अ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ whatever the energy required at अर्थ, उन सबके लिए एक कॉमन सोर्स है, दैट इज सन। बट इन डेप्थ जो रहते हैं उसका क्या, जो प्रेशर में रह रहे हैं उसका क्या, जहां लाइट नहीं पहुंच पा रही उनका क्या। देयर वर सो मेनी क्वेश्चन दैट वी सॉ। और फिर एक क्वेश्चन हमने देखा था ब्राउन, रेड और ग्रीन। तो मैंने आपको बता दिया था रेड देन ब्राउन देन ग्रीन। सॉइल के केस में देखा था वेदरिंग का प्रोसेस। सॉइल के केस में वेदरिंग प्रोसेस, रॉक्स जब टूटती हैं वो फाइन पाउडर बनती जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। और ये आई शुड से, आई मस्ट से, आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे हम लोगों ने नेचर की सर्विसेज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। बट ये एक ऐसी सर्विस है जिसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ह्यूमन लाइफ सर्वाइव कर जाएगी। मिट्टी ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स करेंगे क्या। और मिट्टी बनाने के लिए यदि आप लेबर लगाना चाहें तो इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आप कितने भी मजदूर, कितने भी मिलियंस ऑफ लेबर लगा दीजिए, यू कांट प्रिपेयर अ सॉइल इन द, आई शुड से, बाय दैट रेट बाय विच द नेचर फॉर्म्स द सॉइल। रॉक्स पर पानी का गिरना, फिर उसका उसका टूट जाना, ब्रेक डाउन होना, फिर उसका सॉइल पार्टिकल बनना, ये सब जो प्रोसेस चलती रहती है, ये प्रोसेस लेबर लगा के कर पाना प्रैक्टिकली टफ है। एनीवेज, फिर हमने रिस्पॉन्स टू अबाइटिक फैक्टर्स देखा, और शायद मैंने आपसे कहा था इसको पढ़ के रखने के लिए, लोकेशा मैडम, एम आई राइट? यस सर। परफेक्ट। और मैंने आपको ये बता दिया था कि इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कैसे हम लोग एनर्जी की कॉस्ट पर, एनर्जी एक्सपेंसेस करके हमने अपने आप का एनवायरमेंट स्टेबल बनाने का कोशिश किया। मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने विद सो मेनी अप एंड डाउन्स, with so many fluctuation in the climatic conditions of nature, still they tried themselves to keep constant body environment, and that is nothing other than what? Homeostasis. Yes, ये सही है कि homeostasis करने के लिए एनर्जी लगेगी ज्यादा। क्यों लगेगी भाई? क्योंकि आप एनवायरमेंट से अपने आप को मैनेज करना भी चाहें तो कुछ हद तक तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इतना फ्लक्चुएशन यदि नेचर में होता रहा तो आपके बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसे चलेगी। सो बेटर है कि कहीं ना कहीं हम अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करके रखें, और इसीलिए हम शायद होमोस्टैटिस की तरह डेवलप हुए। अब वॉट एवर द चेंजिंग एनवायरमेंट इज, हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर बेटर इवॉल्व, राइट। और इसके लिए फिर वहां पर एक डायग्राम दिया गया। मैंने दो चीजें आपसे कहा था कि रेगुलेटर भी आपको पढ़ना है और कॉन्फर्मर भी आपको पढ़ना है। ये जरूर मैंने बता दिया था कि रेगुलेटर वो होते हैं दोज who can maintain constant body environment whatever the external environment is। और मैंने कहा था ये लिखाऊंगा भी नहीं, साइड में कहीं लिख लेना। रेगुलेटर्स जो हैं, रेगुलेटर्स आर दोज who can maintain constant body environment whatever the external osmolarity or temperature or whatever it is, well, irrespective of surrounding medium, they can maintain their constant body environment. Those are regulators. Conformers are those who can adjust or who can accommodate as per the external environment. बाहर जो भी environment होगा उसके accordingly अपने आप को change कर लेंगे. Those are conformers.
Regulators are but obvious are more evolved than conformers. But the question is, why not then conformer developed as regulators? क्यों conformer रहेगा? या इतना एनर्जी का कॉस्ट पर एक्सपेंस करना था तो why not थर्मो रेगुलेटर डेवलप्ड एज ऑस्मो कॉन्फर्मर्स? मैं ग्राफ बना रहा हूं तब तक दोनों क्वेश्चन सोचिए. इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन why not ऑस्मो कॉन्फर्मर्स डेवलप्ड एज थर्मो रेगुलेटर्स? क्योंकि वो एक बार का अपना कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर लेते तो बात खत्म थी, फिर कुछ भी होता रहता है एनवायरनमेंट. तो व्हाई नॉट, यदि इवॉल्व है थर्मो रेगुलेटर, यदि इवॉल्व हैं तो व्हाई नॉट कॉन्फर्मर डेवलप एज रेगुलेटर? और यदि इवॉल्व नहीं है तो व्हाई नॉट थर्मो रेगुलेटर डेवलप्स एज ऑस्मो कॉन्फर्मर्स? प्लीज थिंक ओवर दिस. मैं ग्राफ बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, तब तक इन दोनों को सोच के रखिए. उसी पेज पर आंसर भी दिया गया है, पेज नंबर 224 पर. y एक्सिस पर बच्चों प्लीज कैन यू सी द बोर्ड क्लियरली डॉक्टर्स? Yes, sir. So, Yes, sir. थोड़ा सा समझिएगा कैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा सा लेस एक्सप्लेनेटरी है. स्पंदन, गायत्री, ओमकार, प्राप्ति, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. स्पंदन, आर यू देयर? Yes, sir. चलिए. प्राप्ति, नॉट देयर. ओके. चलिए बच्चों, ऐसे समझते हैं कि इन्होंने ए वाले ग्राफ को लिखा है कॉन्फर्मर्स. ए वाले ग्राफ को लिखा इन्होंने कॉन्फर्मर्स. बी वाले ग्राफ को इन्होंने लिखा है रेगुलेटर्स. और सी को लिखा है इन्होंने पार्शियल रेगुलेटर्स. मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था वो भी बताता हूं, टेक्निकली भी आपको समझाऊं. Absolutely agree with the B point. If the whatever the external environment, it is keep on changing on x-axis. या टेम्परेचर मान लें आप, रेन मान लें आप, वाटर, whatever it is. यदि external environment change होता जा रहा है तो whatever the external environment is, internal environment will be constant. So this will be regulators. Do you agree with this? Yes or no? Yes, sir. yes, Perfect. yes. Perfect. दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरे में ये क्या कह रहा है? कॉन्फर्मर. और कॉन्फर्मर ये कहते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ इंटरनल भी चेंज होता जाता है. तो दैट आई एग्री, बिल्कुल ठीक है. जितना ये चेंज होता जा रहा है उतना इसको भी बदलना पड़ रहा है. जितना एक्स एक्सिस पर चेंज हो रहा है उतना वाई एक्सिस पर आपको चेंज होना पड़ रहा है. दैट मींस कॉन्फर्मर से भी अपन एग्री. पार्शियल रेगुलेटर वाली जहां तक बात है कि पार्शियल रेगुलेटर, मुझे ये समझ में नहीं आया कि पार्शियल रेगुलेटर में इन्होंने यहां से क्यों शुरू किया. इन्होंने यहां से शुरू करना था और फिर ऊपर ले जाना था. व्हाट डू यू थिंक? यदि ये पार्शियल रेगुलेटर्स हैं तो फिर ये इन्होंने इनिशियली कॉन्फर्मर क्यों बनाया? इन्होंने इनिशियली रेगुलेटर बनाना था और फिर इसको ऊपर ले जाना. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? एनीवन? Yes. मैंने आपसे पार्शियल रेगुलेटर्स यानी कुछ हद तक रेगुलेटर्स, इनका एक स्टेटमेंट है और वो क्यों है वो भी मैं बताऊं. पेज नंबर 224 पर लास्ट स्टेटमेंट देखिए. The ability, some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environment, beyond which they simply conform.
उसके बाद वो कॉन्फर्मर ही है, वो कुछ हद तक तो कर लेते हैं, उसके बाद वो कॉन्फर्मर ही है। तो इन्होंने तो उल्टा ही उल्टा हो गया। इसका मतलब तो यह कि कुछ हद तक वो कॉन्फर्मर है, उसके बाद वो रेगुलेटर्स है। इज इट? क्या ये स्टेटमेंट और ये Yes. ग्राफ मैच हो रहा है? स्टेटमेंट Yes. कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा Yes, है, sir. स्टेटमेंट कह रहा है some species have evolved the ability to regulate but only over a limited range of environmental conditions beyond which they simply confirm। उसके बाद वो कॉन्फर्म होते ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा होकर ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। आई होप यू ऑल विल बी एग्री विद दिस। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. मतलब मैं क्या करता हूँ, पार्शियल रेगुलेटर को थोड़ा सा और आगे ले जाकर मैं कॉन्फर्मर के पैरेलल कर देता हूँ। द रीजन इज, क्यों मैंने ऐसा किया? सिर्फ स्टेटमेंट लिखा इसलिए नहीं, मैं उनकी भी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, उनका ग्राफ भी डिनाई नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, यदि ये टेम्परेचर वाली रेंज है, यदि ये टेम्परेचर वाली रेंज है या वॉट एवर द फैक्टर इज, भाई टेम्परेचर भी होगा तो वो कुछ हद तक बीच का एक पैच ऐसा आएगा टेम्परेचर का जहां पर वो रेगुलेट कर पाएंगे। उससे कम होने पर भी वो कॉन्फर्मर है और उससे ज्यादा होने पर भी वो कॉन्फर्मर है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड Yes, व्हाट sir. आई टोल्ड? Yes, sir. मैंने आपसे क्या कहा कि पार्शियल रेगुलेटर, नताशा मैडम आर यू देयर? Yes, sir. तो मैंने ये कहा बच्चों कि यदि उसे पार्शियल रेगुलेटर कह रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, उनके भी ग्राफ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनके ग्राफ को उन्होंने दोनों डायरेक्शन में देना चाहिए। यदि मैं इसे टेम्परेचर कंसीडर करता हूं तो कहीं ना कहीं एक इतना पैच आएगा टेम्परेचर का, इतनी रेंज आएगी जिस रेंज में वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। उससे टेम्परेचर कम होता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें चेंज होना ही पड़ेगा, और उससे ज्यादा हो जाता है तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें चेंज होना ही पड़ेगा। सो बियॉन्ड दिस सिंपली दे आर कॉन्फर्मर। बियॉन्ड एक्सट्रीम हाई एंड बियॉन्ड एक्सट्रीम लो, दोनों तरफ उसकी वैल्यूज होनी चाहिए। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर they must be conformer, and beyond that temperature they must be conformers. In between that patch they are simply the regulators. Understood? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So in that way आपको भी यहां से इसको ऐसा बढ़ा लेना, मतलब समझने, गलत वो भी नहीं है, सही हम भी हैं। गलत वो क्यों है? थोड़ा सा स्टेटमेंट और ये मैच नहीं हो रहा। उन्होंने कुछ स्पीशीज के लिए कहा कि कुछ स्पीशीज जो है वो नैरो रेंज तक तो रेगुलेट कर लेती है, फिर उसके बाद उन्हें कॉन्फर्मर होना ही पड़ता है। तो यदि मैं इस पैच को हटा दूं तो वो ज्यादा सही एक्सप्लेनेशन, दिस एंड दिस। यस और नो? Yes, Yes. sir. कुछ हद तक वो रेगुलेटर है, उसके बाद वो कॉन्फर्मर ही है। फिर ये लाइन क्यों दी गई है? तो मुझे ये समझ में आया, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बियॉन्ड द लिमिट, तो बियॉन्ड द लिमिट तो भैया माइनस टेम्परेचर की भी हो सकती है और प्लस टेम्परेचर की भी हो सकती है ना। एक रेंज है मेरा सर्वाइव करने का, भाई -8, -10, -20, -30 तक ठीक है, मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। तो -30 के बाद भी तो मेरी रेंज है, -30 के बाद मेरा तो खत्म हो जाऊंगा, और इधर +60 के बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। तो दोनों तरफ बियॉन्ड तो लिमिट, दोनों तरफ प्लस की भी और माइनस। और शायद इसी से रिलेटेड एक लॉ में अभी आपको बता रहा हूं, शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, ध्यान से सुनिएगा। शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है? ये शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस नहीं है, शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस बता रहा हूं कि ईच एंड एवरी स्पीशीज हैज देयर रेंज ऑफ सर्वाइवल फॉर एनी अबायोटिक फैक्टर। लाइक ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या कोई भी अबायोटिक फैक्टर मैंने ले लिया, कोई भी, वो रेन हो, यानी प्रेसिपिटेशन हो, वो टेम्परेचर हो, वो विंटर हो, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन हो, वो सनलाइट हो, whatever the factor is, each and every organism has its own range of survival, जहां पर मैक्सिमम वो यहां पर सर्वाइव करता है। भाई टेम्परेचर है तो मीन टेम्परेचर, सनलाइट है तो मैक्सिमम सनलाइट, ये उसकी सर्वाइवल की मैक्सिमम रेंज होगी। अब क्या होता है कि वही फैक्टर जो कभी हमारे लिए सबसे मोस्ट इसेंशियल फैक्टर है, वही फैक्टर कैसे लिमिटिंग फैक्टर बनता है उसको मैं बताना चाहता हूं। मैं अपने लिए बात करता हूं, यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की भी बात कर दूं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स।
यहां पर यदि मैंने थोड़ी देर के लिए अबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर ले लिया दोस्तों, सो दिस टेम्परेचर सी दिस इज 0 डिग्री, ठीक है, तकलीफ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि ग्राफ में मैंने 60 टेम्परेचर पर ऑप्टिमम लाया। तो हम उसकी बात करते हैं जो यूरीथर्मल टाइप के। यूरीथर्मल 60 पर बहुत बढ़िया सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते जाएंगे, दोनों ही तरफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल देखिए कम होते जा रहे हैं। यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम से मैक्स, यहां पर कम हो गए, यहां और कम हो गए, यहां और कम हो गए। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया ये उसकी मैक्सिमम रेंज है, ये उसकी मैक्सिमम रेंज है। इस मैक्सिमम के कुछ डिग्री तक उसका सर्वाइवल धीरे 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 कम होता जा रहा है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म की, हर स्पीशीज की किसी अबायोटिक फैक्टर, नॉट ओनली टेम्परेचर आई एम टेलिंग यू, किसी फैक्टर के लिए अपनी एक मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज होती, बियॉन्ड विच दे कांट सर्वाइव इवन। सो मैक्सिमम रेंज हो गई इसकी 90 डिग्री, ये मैक्सिमम रेंज हो गई, इसके बाहर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कर रहा है। और इधर पर मैंने लिख दिया 10 डिग्री, ये मिनिमम रेंज होगी। यानी एवरी इंडिविजुअल और एवरी स्पीशीज हैज their maximum and minimum range of survival, beyond which simply they can't survive. They are efficient, most efficient at optimum. They lose their efficiency, they lost their efficiency towards higher temperature or towards lower temperature. But they have a range. इस range के अंदर ही आपको वो species मिलेगी। इसे कहा था शेल्फर्ट्स ने law of tolerance. कि each and every species, each and every organism, not the individual I'm saying, each and every species has their maximum and minimum range of temperature, maximum and minimum range of tolerating abiotic factor, beyond which this simply can't tolerate and can't survive. भाई आप भी 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मतलब ये हो कि आप बेस्ट एफिशिएंट देते हो जब 25 से 30 डिग्री होता है, आपका बेस्ट एफिशिएंट परफॉर्म कर रहा है। वो 30 से 35 हो गया तो कम होने लगते हो, 40 पे और कम होने लगता है, 50 पे और डल होने लगते हो, 60 पर खत्म होने का नंबर है। सो आपकी रेंज हुई इधर पे 60 और इधर पे -20, -30। इस रेंज के बीच में इंसानों का, यानी ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल माना जाए। सो अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस इधर पे 60, उधर पे 30, इस तरह से अपनी एक रेंज ऑफ टॉलरेंस हो गया, जिसे शेल्फर्ट्स ने कहा था शेल्फर्ट्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। तो अब मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं, उस हेडिंग को भी मुझे बताने की जरूरत नहीं जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। पेज नंबर 224, रेगुलेटर एंड कॉन्फर्मर, बट आई नीड सम हाइलाइट्स लाइक रेगुलेशन जो है वो बिहेवियरल भी किया जा सकता है। रेगुलेशन जो है वो बिहेवियरल भी किया जा सकता है। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, some organs are able to maintain homeostasis by physiological, but some by behavioral mean also. Behavioral simple है, तेज धूप लग रही है तो पेड़ की छांव में आ जाओ, किसी शेडो में चले जाओ ताकि स्वेटिंग कम होने लगे, तो सर डिहाइड्रेशन कम हो और आप सर्वाइव कर जाओ। आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो डोंट स्टे इन शेड, आप कहीं धूप पर आ जाइए। तो बिहेवियरल भी हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी कम होती है, आपके बिहेवियर बताता है जो कि टेम्परेचर से चेंज हो। तो भाई बिहेवियरल मीन्स और बाय फिजियोलॉजिकल, ज्यादा फिजियोलॉजिकल मीन ज्यादा गर्म हो रहा है तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर ले, ज्यादा बारिश हो रही है तो यूरिन को डिहाइड्रेट कर दे। श्रीनिवास कह रहे हैं शेल्फर्ट्स लॉ हैज एन एक्सेप्शन। श्रीनिवास ऐसा मेरे तो पढ़ने में नहीं आया, आप बता सकते हैं कि आपने कहीं पढ़ा है? श्रीनिवास नहीं सर, मैं कंफर्म कर रहा था बस। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको लिखा दिया था, रेगुलेशन मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट की बात कर रही है। इंटरनल एडजस्टमेंट का मतलब मेरा ये है कि आप कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर लेते, वो आपको लिख लेना चाहिए रेगुलेटर के पास। कॉन्फर्मर के पास आपने लिख लेना चाहिए इंटरनल एडजस्टमेंट एज पर दी एक्सटर्नल कंडीशंस। ये कॉन्फर्मर की बात होगी। बट कॉन्फर्मर में वहां लिखा हुआ है थर्मोरेगुलेशन इज एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस for many organisms. This is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. Heat loss or heat gain is a function of surface area. Since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they
have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. छोटे एनिमल्स पोलार रीजन पर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि छोटे एनिमल्स का बड़े एनिमल के कंपैरिजन में यदि आप मुझसे पूछें तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है. एक टाइगर और एक एंट का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइगर, क्योंकि टाइगर जितना एरिया कवर कर रहा है उतना उसका वॉल्यूम उसने कवर नहीं कर रखा, क्योंकि उसके वो 4 पैरों वाला है तो उसके बीच का स्पेस जो उसका ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं. एंड पूरा सरफेस को कवर करेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा तो नुकसान वाली बात है, पोलर रीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसीलिए छोटे एनिमल्स बहुत रेयरली आपको पोलर रीजन्स को मिलते. तो हाईलाइट आपने कर लिया होगा. थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स. हीट श्रीव्स एंड हमिंगबर्ड्स, हीट लॉस से लेकर दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स. यहां तक हाईलाइट कर लिया. प्लीज नोट. और उस पेज को पढ़िए, 224 को पढ़िए, और कोई डाउट हो तो अभी बताइए. तुरंत 224 को पढ़िए. तब मैं माइग्रेशन और सस्पेंशन पर आऊं. तुरंत 224 को पढ़िए. हाँ स्पंदन बोलिए. Sir, in conformers it is written that an overwhelming majority of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. So nearly all plants means, are there some plants who can maintain their constant environment? ठीक है. An overwhelming majority, 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. मतलब ये कहना चाह रहा है कि होम्योस्टेसिस एनिमल्स तो कम ही है, प्लांट होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते. अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. मतलब ये हुआ कि आपने जो सवाल पूछा, क्या सर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं दोज हु कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट और कांस्टेंट देयर ऑर्गन का एनवायरनमेंट वो मेंटेन करके रख लेते हैं? तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं. एग्जाम्पल शायद मैं अभी आपको ना भी बता पाऊं, बट ऐसा भी प्लांट हो सकता है कि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रहा हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रहा हो, लेकिन श्रीनिवास आता हूं एक मिनट उस पर, आपके भी सवाल पर आता हूं. वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रहा हो बट स्टिल उसका बाहर का टेम्परेचर जो कम है, क्योंकि वाटरी इन मीडियम होने की वजह से बाहर का टेम्परेचर कम है, लेकिन उसने अपने अंदर का टेम्परेचर कम नहीं होने दिया, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर यदि कम वो कर लेता प्लांट, मतलब मैक्सिमम एग्जांपल मुझे लगता है एक्वेटिक केस में निकलेंगे कि बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी ठंडा हो जाए, स्टिल उसने अपने ऊपर सरफेस पर क्यूटिनियस लेयर लगा रखी है, अंदर लिग्निन का डिपोजिशन कर रखा है, जिसकी वजह से अंदर के एनवायरनमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है स्पंदन मैडम कि उसमें एग्जांपल्स कुछ हद तक शायद एक्वेटिक के होने चाहिए. स्पंदन? Okay, sir. हाँ श्रीनिवास आपका May I add an example? हाँ बोलिए. So the plants which are growing in the tundra region, the lichen and all,
they will grow such that they will be very closely huddled together. So they will conserve each other's. Means a single lichen will never be found in polar region. There will be तो huge आपका one. आपका कहना ऐसा है कि जो सिम्बायोटिकली रह रहे हैं वो शायद ऐसा इंटरनल मेंटेनेंस कर ले रहे हैं, इज इट? No, sir, not like all symbiotic. Only those are who are in polar regions, and that too the some specific lichens only. But they have a behavior that if one lichen is growing somewhere, then it will not be single. There will be hundreds of clusters of lichens. So they will give each other heat. ओके, ठीक है, मैंने ये नहीं पढ़ा बट यदि ये एग्जांपल है तो इट्स वेरी गुड कि कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि यदि ऐसे लाइकेंस हैं, those who can support each other to maintain their internal environment constant, then that may be a good example. ऐसा हो सकता है। मुझे भी लगता है कि कुछ एक्वेटिक में ऐसे एग्जांपल्स हमें मिल पाएंगे। मैं खोज लेता हूँ गायत्री स्पंदन so that we can find it out. Okay? Yes, sir. Okay. Srinivas, you had some questions. Srinivas. सर मॉस्किटो के केस में उनका मैक्सिमम और मिनिमम मतलब टॉलरेंस हम नहीं कह सकते ना, उनका टॉलरेंस तो बढ़ता ही जा सकता है और मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर भी वो सह सकते हैं इवोल्यूशन की वजह से, तो उनमें शेल्फर्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा? आपका सवाल ये है कि मॉस्किटो के केस में शेल्फर्ट का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर जाते हैं और लो टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर जाते हैं, इज इट? हाँ सर, इवोल्यूशन की वजह से। No. They cannot. Please be on mute. Be on mute. They cannot survive the wide range of temperature. They may survive in wide range of temperature, but ऐसा नहीं होता कि उनको एक्सट्रीम टेम्परेचर की कोई रेंज नहीं। आप गर्मी के दिनों में देखिए, जब हमारे यहाँ हीट बढ़ती है तो मॉस्किटो का आना शुरू होता है, और हीट यदि वो मई या जून की मैं बात करूं जो बहुत एक्सट्रीम हीट होती है तो मॉस्किटो के नंबर कम होते हैं। द रीजन इज उनका भी अपना ब्रीडिंग और ब्रूडिंग सीजन होता है जिसमें उन्हें उतनी ही कोल्डनेस लगती है जितनी कि उनके एग के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। हीट वो सरवाइव कर सकते हैं, वाइड रेंज हो सकती है क्योंकि वो ऐसे एरिया में भी हो सकते हैं जहां पर कम हीट होती हो या टेम्परेचर कम होता हो, और ऐसे में भी हो सकते हैं जैसे हमारे ट्रॉपिकल जैसे हैं जो इक्वेटर पर हैं जहां सीधा सनलाइट पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा है, बट उनकी भी अपनी रेंज है। नो द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव बियॉन्ड देयर रेंज। जोशी? यस सर। परफेक्ट। सो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया, पेज नंबर 224 मेरे हिसाब से नीट पेज है। 225 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 225 इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि इन्होंने क्या किया बच्चों, पहले बताया कि टेम्परेचर की रेंज हम देख रहे थे कि टेम्परेचर से कैसे सर्वाइव करते हैं, अबाइटिक फैक्टर से कैसे सर्वाइव करते हैं। उसमें पहला अपने लिया रेगुलेटर जो कि टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है, कांस्टेंट मेंटेन कर लेता है, कॉन्फर्मर जो कि इंटरनल को एडजस्ट कर लेता है एज पर दी एक्सटर्नल। अब दिया है बिहेवियरल मीन से, तो सिंपल है माइग्रेशन। मैंने आपसे कहा यहाँ ज्यादा गर्म लग रहा है तो ठंडे में चले जाइए, और ज्यादा ठंडा लग रहा है तो गर्म में आ जाइए। ऐसे न जाने कितने ही बर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा कनाडा से हमारे यहाँ नासिक में कौन सा नंदुर मधमेश्वर विच इज अ बर्ड सेंचुरी, तो वहां पर वो आ जाते हैं। मतलब ऐसा है कि उनको लग रहा है माइग्रेट कर ले, वो बिहेवियरल है, वो इंटरनल चेंज नहीं करना चाह रहे, वो उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करना चाह रहे, वो माइग्रेट करेंगे। इट इज अ बिहेवियरल। कुछ ऐसे भी होते हैं यार कि लग रहा है ज्यादा टेम्परेचर हो तो थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाए, इनएक्टिव मोड में चले जाते, जैसे प्लांट का सीड। उन्हें लग रहा है कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, तो वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, सो ही जाते हैं जब तक कि आप उसे एक रात पहले भिगो ना दो, अगले दिन वो स्प्राउटिंग कर देते हैं क्योंकि उनको एनवायरमेंट फेवरेबल मिल गया। तो ऐसे दो और अपने को पढ़ना है, दैट इज माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर देना या माइग्रेट कर देना। तो माइग्रेट का बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसमें वर्ड है टेम्पोररीली। The organisms can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over. वो वापस आ जाए। In human analogy, the strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. Many animals, particularly birds, during winter, undertake long-distance migration to more hospitable areas. Every winter, the famous statement को highlight करें 12 these. Kevaladhyam National Park, Bharatpur in Rajasthan, hosts thousands of migratory birds coming from Siberia
and other extremely cold northern regions. तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. भरतपुर सेंचुरी राजस्थान, वहां पर बहुत सारे साइबेरियन क्रेन्स वहां पर पहुंचते हैं. दिस इज द बेटर एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन. सस्पेंशन में दो बढ़िया से वर्ड दिए गए हैं. एक दिया गया डॉर्मेंसी और एक दिया गया डायापॉज. हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सब हमने पढ़ा हुआ. विंटर में किया जाने वाला हाइबरनेशन, गर्मी में समर में किया जाने वाला एस्टिवेशन, यानी ये दोनों ही चीजें डायपॉज और डॉर्मेंसी से कैसे जुड़ी उसको देखें. In bacterial, fungus and lower plants, various kinds of thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. This germinate on availability of suitable environment. 12th ये समझ पा रहे होंगे, पहले 11th को अभी ना आए, लेकिन 12th से समझ पा रहे होंगे कि जितना कंडीशंस अनफेवरेबल होता है वो स्विच करने लगते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर. 12th, am I right? Yes. Conditions यदि फेवरेबल हैं, so the organism will switch to asexual. Asexual. If the conditions are unfavorable, they switch to sexual. मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ, यदि उनका रिप्रोडक्टिव मोड यदि बात करें, तो ये भी डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है. स्पंदन, गायत्री, ओमकार, प्राप्ति, ये समझ लें कि कंडीशंस फेवरेबल होने पर व्हाई दे स्विच टू असेक्सुअल, क्योंकि असेक्सुअल में उन्हें जल्दी जल्दी डिवाइड होना है. सेक्सुअल की तरह टाइम नहीं लगना है कि गैमीट बनेगा, मियोसिस होगा, गैमीट बनेगा, गैमीट ट्रांसमिट होगा, फर्टिलाइज होगा, फिर गेस्टेशन चलेगा, फिर पैदा होगा. सेक्सुअल में इतना टाइम, मतलब सेक्सुअल में इतना लंबा समय लग जाता है कि तब तक अनफेवरेबल कंडीशंस शायद खत्म हो जाए और तब तक फिर नई प्रोजेनीज आ जाए. असेक्सुअल का मतलब क्या, क्यों फास्ट करना है, कंडीशंस फेवरेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है, तो व्हाई शुड वेट फॉर सेक्सुअल, गो फॉर अ सेक्सुअल वन, दैट्स इट. तो ये एक तरीका होता है उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को चेंज करने. बट आगे देखते हैं. In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over periods of stress, besides helping in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature condition. वो जो सीड है वो अपने चारों तरफ, या कह लीजिए फंगस को देख लीजिए, पूरा अच्छा खासा गर्म रहेगा, फंगस नहीं मिलेगा. बारिश, गर्मी के बाद जैसे ही बारिश शुरू हुई, एक हाथ बारिश पड़ी, तो जगह जगह पर वहां पर जहां पर मॉइस्चर हो गया है वहां फंगस ग्रो कर जाए, क्योंकि उसके लिए कंडीशंस ऑप्टिमम क्या है, उसके स्पोर के लिए. स्पोर पड़े, अभी भी एयर में पड़े स्पोर फंगस, बट वो ग्रो वहीं कर रहे हैं जहां पर उसे टेम्परेचर प्लस मॉइस्चर दोनों चीजें साथ में मिल जाए. और इसी को बेस बनाकर हमारे यहाँ मशरूम कल्टीवेशन किया जाता है. मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगस. बड़े बड़े रूम बनाए जाते हैं, पानी से भर दिए जाते हैं, पानी से भर दिए जाते हैं तो ह्यूमिड हो जाता है, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, इतना फर्स्ट क्लास मशरूम डेवलप होता है जिसकी. तो ऐसा बहुत सारा स्पोर अपना बनाकर चारों तरफ एक टफ लेयर बना के रख लेता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट कर सके. ऐसे दिया कि to form new, they do so by reducing their metabolic activity and going into state of dormancy. वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर सकते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को दे रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होगा नहीं, हीट इतनी जनरेट होगी नहीं, तो जर्मिनेशन का नंबर नहीं आएगा. फिर उन्हें जब पानी में आप डालोगे तो उसे कंडीशंस फेवरेबल मिलेगी, वो ग्रो कर जाएगा. तो डॉर्मेंसी बात हो गई इसकी. ये यूजुअली प्लांट के केस में यूज किया जाने वाला वर्ड. In animals, the organisms, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bear going into hibernation during winter is an example of escape in time. भालू जो है वो हाइबरनेट कर जाता है विंटर के दौरान. Some snails and fish go into estivation to avoid summer-related problems, heat and desiccations. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, stage of suspended development. अपने डेवलपमेंट स्टेजेस को ही सस्पेंड कर देते, तो उसे कहते हैं अपन डायपॉज. तो यहां पर अब एक चैलेंज बनता है, हम 2-3 इसका डिस्कशन करें कि क्या इस पैराग्राफ को या लॉजिकली आप सोचकर मुझे डिफरेंस बिटवीन डॉर्मेंसी एंड डायपॉज, एक तो ये सवाल हुआ, और दूसरा सवाल हुआ डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. एनीवन कैन टेल मी? Anyone can tell me
Sir, can I tell for the first one? यस बोलिए, बोलिए स्पंदन। Sir, dormancy is the reduction of metabolic activities, whereas diapause is the suspension. पहला पॉइंट हम बिल्कुल एग्री हुआ आपसे। डायपॉज जो है वो सस्पेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सस्पेंडेड मेटाबॉलिज्म। और डॉर्मेंसी इज व्हाट? Reduction. रिड्यूस मेटाबॉलिज्म। यस गायत्री, वन मोर। Sir, actually, Gayatri. that was only the same point I was going to say. But sir, it is given suspended development for diapause. हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। मेटाबॉलिक एक्टिविटी सस्पेंडेड होगी तो सस्पेंडेड डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और बोलिए, एक सिंपल सा तो मैं आपको बता दूं। ओमकार भाई, आर यू देयर? ओमकार, Yes, sir. एनी मोर डिफरेंस? सिंपल है। डॉर्मेंसी द टर्म दैट यू यूज इन केस ऑफ, Plants, एंड दिस इज व्हाट इन केस ऑफ। animals. क्या लगता है आपको, विच वन इज लॉन्गर एंड विच वन इज शॉर्टर? विच वन इज फॉर शॉर्टर पीरियड, विच वन इज फॉर लॉन्गर पीरियड? The dormancy will be longer and diapause will be shorter. Very nice. It is for longer period and this is for shorter period. आपने देखा होगा कई बार कैसा हो जाता है, ऐसे भी कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक कैटरपिलर तो ऐसी होती है, आप उसे हाथ लगाओ तो उसे लगता है कंडीशंस अनफेवरेबल है, कोई प्रेडेटर पास में तो थोड़ी देर के लिए ऐसा शो करेगी जैसे कि वो डेड हो गई, बिल्कुल अपनी मूवमेंट बंद कर देगी। दैट इज ऑल्सो पॉज, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुक जाना, वो भी एक टाइप का पॉज ही है। पर डॉर्मेंसी ऐसी हो सकती है कि लंबे समय के लिए भी हो सकता है, कुछ कुछ महीनों तक भी ऐसा डॉर्मेंसी का पीरियड आ सकता है, महीनों क्या सालों तक ऐसा पीरियड आ सकता है फॉर अ सीड, है ना। चलिए, व्हाट इज बिटवीन हाइबरनेशन एस्टिवेशन, एनीवन? Summer sleep and winter sleep. जोर से जोशी। Hibernation is known as winter sleep, whereas estivation known as summer sleep. परफेक्ट। एनीवन मोर? एनी मोर? Hibernation will be necessary in regions which are extremely cold, like tundra, whereas estivation will be necessary in deserts. तो ठीक है, क्योंकि समर रिलेटेड ही है तो डेफिनेटली वो हीट में ही होगा ज्यादा। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए पिछले पेज का, बॉडी साइज से कोरिलेट कीजिए कुछ। Hibernation is Sir, performed by large animals while estivation by small animals. Sir, hibern कंपैरेटिवली लार्जर एनिमल्स इसको शो करेंगे एंड कंपैरेटिवली स्मॉलर एनिमल्स को शो करेंगे। और बोलिए। Sir, hibernation can be of both, no, warm-blooded and cold-blooded, and estivation can be of only cold-blooded. हाइबरनेशन और एस्टिवेशन समर रिलेटेड प्रॉब्लम है, समर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसा क्यों बोला आपने, सोचता हूं मैं भी। हाइबरनेशन जो विंटर में किया जा रहा है, ये Polar bear, warm-blooded animal. warm-blooded होम्योस्टैटिक एनिमल्स हाइबरनेट कर सकते हैं, वो एस्टिवेशन नहीं कर सकते क्या? हाँ, बोल तो सही रहे आप, लेकिन क्यों ऐसा सोचा आपने जोशी? ठीक सोच रहे हैं आप, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है, दो आई नीड टू चेक और डिस्कस करना पड़ेगा। इट इज शोन बाई वार्म ब्लडेड एनिमल्स और होम्योस्टैटिक एनिमल्स। Polar bear के फ्रॉग भी तो शो करता है ना, तो और फ्रॉग क्या तो show करता है? कोल्ड हाइबरनेशन। फ्रॉग भी हाइबरनेशन शो करता है, ये भी ठीक बात है। सर, मेरा पॉइंट ऐसा है कि हाइबरनेशन बहुत शो करती है, वार्म ब्लडेड भी और कोल्ड ब्लडेड, पर एस्टिवेशन तो बस यही शो करते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड। ऐसा क्यों लग रहा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों कि यहाँ पर आप मुझे लिखवा रहे हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्यों एस्टिवेशन करेंगे? क्योंकि कोल्ड ब्लडेड को
कोल्ड ब्लडेड वो है जो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई शुड नॉट एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज उनके लिए हैं जोशी, ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज उनके लिए हैं जो कॉन्फर्मर में ज्यादा है एज कंपेयर टू रेगुलेटर्स। क्योंकि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो शायद अपना इंटरनल कांस्टेंट मेंटेन कर लेते, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या है। जोशी, यस सर। ये भी हो सकता है, इसलिए मैं शायद अग्री नहीं हूं उस पॉइंट पर। ठीक है, 2 काफी हैं, और आए अपने को तो और लिखेंगे अपन, नो प्रॉब्लम। सो ये यहां तक का अबाइटिक स्ट्रेस क्लियर हुआ आप लोगों को? अबाइटिक फैक्टर्स का स्ट्रेस क्लियर हुआ? Yes, sir. The next point is adaptation. और यहाँ के एक एक स्टेटमेंट KVPY में एज इट इज आएंगे, बट वो कंसेप्चुअल होंगे, उसको आप इंफॉर्मेटिव नहीं कह सकते क्योंकि वो लॉजिकली सही है। जैसे मैं अब आपसे कहूं पढ़ने के लिए, किसको कहूं मैं? आयुष भाई पढ़ेंगे? आयुष नहीं, शरण्या आर यू देयर? दिशा, दिया, कौन वॉलंटरीली पढ़ना चाहेगा? जानवी आमले, कैन यू? Yes, sir. नेटवर्क सही हो तो पढ़िए जानवी। While considering the various alternatives available to organisms, जानवी वेट, सलोनी आप पढ़िए। Yes, sir. Sir, am I audible? यस। While considering the various alternatives available to organisms for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment, while others do so behaviorally, migrating temporarily to a less stressful habitat. बस यहाँ पर मतलब ये हुआ कि ये बताना चाह रहे हैं कि अब एडाप्टेशन यदि उसके लिए करना है, तो जैसे ऊपर का बताए तो टेम्परेरी एडाप्टेशन, ये टेम्परेरी एडाप्टेशन हुए। टेम्परेरी एडाप्टेशन में क्या है? माइग्रेट कर गए, सस्पेंड कर गए, ये टेम्परेरी एडाप्टेशन हो। बिहेवियरल मीन से भी किया जा सकता है और फिजियोलॉजिकल मीन से भी किया जाता है। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना फिजियोलॉजिकल मीन है, मूवमेंट कर लेना एक बिहेवियरल मीन। तो उसमें लिखा गया है कि दिस रिस्पॉन्सेज आर आल्सो एक्चुअली देयर एडाप्टेशन। सो वी कैन से दैट एडाप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट हाईलाइट of the organisms, morphological, physiological or behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. उसे वो मौका देता है फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरल मीन से वो एक चांस लेता है सरवाइव करने का और उस हैबिटाट में रिप्रोड्यूस करने। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ एडाप्टेशन। Many adaptations has evolved over a long evolutionary time and genetically fixed. भाई टेम्पररी आप किसी बहुत सनी एरिया में आप जाते हैं तो स्किन का पिगमेंटेशन डार्क हो जाता है, वो टेम्पररी एडाप्टेशन। आप वापस अपने शेडेड एरिया में आते हैं, फिर से पिगमेंटेशन चेंज हो जाता है, वो टेम्पररी एडाप्टेशन। वो क्यों टेम्पररी एडाप्टेशन से? क्योंकि वो जेनेटिकली फिक्स नहीं हुआ, वो सोमेटिक कंडीशंस थी, उसके हिसाब से आपने अपने बॉडी का मेलेनाइजेशन चेंज किया, कलर को डार्क किया, सो दैट आप यूवी रेडिएशन से बच सके। लेकिन यार यदि आप कंटिन्यूस ऐसे ही सनी एरिया में रहने लगे, तो उस कंटिन्यूस सनी एरिया में रहने की वजह से धीरे 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 वो एक परमानेंट कलर हो जाएगा और वो जेनेटिकली फिक्स हो जाएगा। और वो जब जेनेटिकली फिक्स हो जाएगा तो इट विल कीप ऑन पासिंग टू द नेक्स्ट जनरेशंस, और इसलिए फिर वो लगातार कई सारी ऐसी जनरेशंस वो उसी कलर की होती जाएंगी। मैटर ये करता है कि आप टेम्पररी एडाप्टेशंस की बात कर रहे हैं या जेनेटिकली फिक्स परमानेंट एडाप्टेशंस की बात। टेम्पररी बिहेवियरल हो सकता है, जेनेटिकली यदि फिक्स हो जाए तो वो परमानेंट हो जाता है। जैसे हाईलाइट करेंगे, एक एग्जांपल दिया गया है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कैंगारू रैट in North American desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct. कैंगारू रैट जो होता है वो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन से जब उसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो पानी की वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये क्या करता है? फैट का ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देता है, जिसका बाई प्रोडक्ट वाटर होता है।
और उसको वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए। ये फिजियोलॉजिकल मीन पॉइंट। यही एक सवाल है बच्चों जो इज अ माइलस्टोन इन रेजोनेंस, दैट इज अभिज्ञान चक्रवर्ती। आई थिंक दिस वन और इन द लास्ट चैप्टर एक आएगा साउथ अमेरिकन फ्लामिंगो। तो नॉर्थ अमेरिकन है कि साउथ अमेरिकन? अभिज्ञान चक्रवर्ती स्कोर 344 आउट ऑफ 360। 360 में 344 नंबर उस लड़के ने मारा, 4 क्वेश्चंस छोड़ दिए। वो 4 क्वेश्चन एक यही था उसमें से, वो नॉर्थ अमेरिकन था या साउथ अमेरिकन वो भूल गया, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। एंड नो द क्वेश्चन वाज रॉन्ग, ऑल 344 वाज फॉर करेक्ट एंड 16 मार्क्स बिकॉज 4 लेफ्ट। तो आउट ऑफ 360 ही स्कोर्ड 344। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, साउथ अमेरिकन फ्लामिंगोज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे एग्जांपल्स को हाईलाइट करके रखिए। ये कैंगारू रैट फिजियोलॉजिकल मीन से करता है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट का है, और वाटर की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करने के लिए ये फैट का ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बाई प्रोडक्ट के तौर पर से वाटर मिलने लगता है और बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume water, और तो और दूसरा काम ये भी कर सकता है कि ये यूरिन को concentrate कर ले तो वाटर लॉस कम हो जाए। Many desert plants have a thick cuticle on their leaf surface and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration. अब नीचे का जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें आपको पढ़ना है और मुझे 5 ऐसे एडाप्टेशंस बताने हैं जो डेजर्ट के प्लांट करते हैं। प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। Please read this paragraph. Okay, read it? Anyone? What is the adaptation? Number 1 for desert plant. Number 1. Number 1 for desert plant. photosynthetic pathway, CAM. फोटोसिंथेटिक पाथवे, CAM पाथवे। फोटोसिंथेटिक पाथवे तो है ही वो स्वामी जी, C3, C4 और CM।
तो वो C3C4 नहीं करके CAM को फॉलो करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, थिक क्यूटिकल. अग्री? नंबर Yes. 3, Yes. नंबर 3, स्ट्रोमेटा इन डीप पिट्स. स्ट्रोमेटा काफी अंदर तक होते हैं. नंबर 3. नंबर 4, स्ट्रोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. परफेक्ट. और नंबर 5, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स. अग्री? तो उसको लिखना नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, बट एनसीईआरटी पर ही आप उसको 1 2 3 4 5 कर दो. ऐसे 5 एडेप्टेशंस जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आपको याद रहने चाहिए. दैट्स इट. नेक्स्ट है बच्चों, mammals from colder climate generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called Allen's rule. क्यों ऐसा होता होगा? एनीवन थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताओ मुझे, क्यों ऐसा होता होगा? क्या लगता है? Why they reduce their ears and limbs? So that surface area कम हो जाए, और surface area कम हो जाए तो heat loss कम हो जाए. That's it. Okay. In the polar seas, aquatic mammals like seals have a thick layer of fat blubber below their skin that act as a heat insulator and reduce loss of body heat. और जो polar regions पर होते हैं उनके पास thicky fat blubber होती है, blubber fatty layer होती है, और वो fatty layer क्या करती है? That fatty layer reduce the heat loss. वो heat loss को कम कर देती है. Perfect. चलिए अब फिर है next. Some organisms possess adaptations that are physiologically allow them to respond quickly to a stressful situation. यदि मैं बात करूं, if you had been even to a high altitude more than 3,500 meter Rohtang Pass near Manali and Mansarovar in China occupied Tibet, you must have experienced what is called altitude sickness. आपको nausea, dizziness ये सब होने लगता है. इसका तुरंत यदि कुछ करना है तो हम क्या करते हैं? हार्ट पल्पिटेशन बढ़ा देते हैं. ये टेम्पररी हुआ. परमानेंट में आप मुझसे पूछो तो यदि वहीं रहना है विंटर एरिया में, कोल्डर एरियाज में, तो कोल्डर एरियाज में रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा लीजिए. बट वो एकदम से नहीं बढ़ेंगे ना, आप गए और आरबीसी बढ़ गया, काम नीचे उतर गए तो आरबीसी कम हो गया, ऐसा नहीं होगा. आप वहां परमानेंट रह रहे हैं, लॉन्गर पीरियड के लिए रह रहे हैं, तो आरबीसी का नंबर बढ़ा लीजिए. दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड सिकनेस. फिर है नेक्स्ट उसमें ब्रीदिंग का याद होगा सभी को, क्या 11th और क्या 12th. हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? द बॉडी कंपनसेट लॉक्स इन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन and decreasing the binding affinity of hemoglobin. ओमकार भाई याद आ रहा है? गायत्री, स्पंदन याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब आपको क्या करना है, यदि आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो आपकी अफिनिटी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी. अफिनिटी डिक्रीज करने का मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी से डिलीवर कर पाएंगे टिश्यू, नहीं तो टिश्यू को हाइपोक्सिया हो जाएगा और उसकी कहानी खत्म हो जाएगी. तो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस बढ़ने लगती है. एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब नोशिया, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ये सिकनेस है. सॉल्यूशन क्या है? टेम्पररी के लिए आप पल्पिटेशन बढ़ा दीजिए, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दीजिए, और परमानेंट क्या है? आरबीसी बढ़ा लीजिए, अफिनिटी कम कर दीजिए. तो ये कुछ टेम्पररी और परमानेंट एडाप्टेशन दिए गए थे. फिर आर्कीबैक्टीरिया के बारे में दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं. मरीन इनवर्टिब्रेट के लिए दिया, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, पढ़ लेंगे आप. Desert lizard का last paragraph. Desert lizard lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into shed when the ambient temperature starts increasing. और क्वेश्चन यही आता है, डेजर्ट लेज़ार्ड और कैंगारू रेट. कैंगारू रेट फिजियोलॉजिकल मीन से कर सकता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, फैट ऑक्सीडेशन करके पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, उसे बिहेवियरल मीन की या मूवमेंट की जरूरत नहीं. डेजर्ट लेज़ार्ड can't do it physiologically, उसे बिहेवियरल मीन से करना पड़ता है. टेम्परेचर ज्यादा हो तो शेड में चली जाएगी, और ठंड ज्यादा लग रही हो तो धूप में आ जाएगी. सो दिस इज बाय बिहेवियरल मीन्स. ये यहां तक का पूरा पार्ट जो हुआ बच्चों, ये पार्ट था आपका इंडिविजुअल लेवल इकोलॉजी, आई शुड से बिहेवियरल इकोलॉजी, जो मैंने आपको डिफरेंट बिहेवियर्स बताए, एडाप्टेशंस बताए, अबायोटिक स्ट्रेस में कैसे वो टॉलरेट करते हैं वो बताया. अब शुरू होगा यहाँ से पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट 2 couple of chapters. तो पॉपुलेशन इकोलॉजी थोड़ा सा मेरे पढ़ाने के पहले पढ़ के रखिए ताकि डाउट्स आप मुझसे पूछ सकें. एनी डाउट इन टुडे सेशन? No, एनी sir. डाउट इन टुडे सेशन? No, sir. Next what I expect,
नेक्स्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। कोई भी अभी क्लास में छोड़ेगा नहीं, जस्ट वेट, कुछ अनाउंसमेंट मुझे करनी है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, नेक्स्ट अपने इसमें रहेगा पॉपुलेशन इकोलॉजी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस बड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। ओके फाइन, नाउ यू कैन लीव द क्लास। एंड आपको जिन जिन को बुलाया गया है, जिन जिन पेरेंट्स के साथ आपको बुलाया गया है, यू मस्ट प्रेजेंट इन द गिवन टाइम स्लॉट। और अपने नोट्स लेकर आना है, स्पेशली एनसीईआरटी लेकर आना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स लेकर आना है। और अपने पेरेंट्स के साथ आइएगा, नोट्स भी चेक कराइएगा, कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स भी पूछ के जाइएगा। बी इन टाइम, शायद 2 से 4 के बीच का समय दिया गया है। जिसको जिसको कॉल किया गया उन्हें आ जाना जरूरी है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।